अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त है आज के अस्पताल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इलेक्शन का शोर और शोर शायद शुरू हो गया है, अपना शुरू हो गया है और ये शोर शायद जो छोड़ा जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे या गलत है। इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। अय्यी की दुआ है। अय्यी एक मलंग है और अय्यी का मुर्शद जो है वो मुअत्तल हो चुका है। अब मैं सच कह जाऊं अपने मुर्शद के, मुर्शद मुअत्तल भी हो तो मुर्शद ही होता है। सही है। मेरे जहन में ना इस तरह की बातें डाला करो। तुम्हारा मुर्शद अब मुर्शद नहीं रहा, मुर्शद ही होता है यार, ऐसे तो नहीं ना कहते। नायरीन ये खुद ही मेरे जहन में आया था, मैं मुद्दा इस पे डाल रहा था। नायरीन, इलेक्शन की वजह से मेरा ख्याल है कि अब बैनर लगने शुरू होने वाले हैं, वॉल चॉकिंग शुरू होने वाली है और तकरीरें, कार्नर मीटिंग। यार एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ। हम हस्पे आल के प्लेटफॉर्म से जो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले लोग हैं उनसे ये क्यों अपील नहीं कर सकते कि खुदा के लिए आप बैनर्स लगा लें, पोस्टर्स लगा लें, लेकिन एटलीस्ट ये वॉल चॉकिंग से इज्तनाब करें। एग्जैक्टली सर, प्लीज। क्यों ना करें जी वॉल चॉकिंग? क्यों? ये खूबसूरती में इजाफे का बायस इतना बनती। गंदा लगता है। वो अगर ये लिखा हो ना कि वो देखो गधा क्या कर रहा है, उस पे होती है शर्मिंदगी, या वो देखो गधा कचरा फेंक रहा है, उस पे बुरी बात होती है। कई जीतेगा भाई, जीतेगा पे तो नहीं ना होती। यार खुदा का खौफ करो। कई महीने तक इन दीवारों पर, बल्कि बाज जो पॉश एरियाज हैं वहां पर भी इन दीवारों पर स्याह रंग से लिखे हुए ये नारे नजर आते रहते हैं। वो खूबसूरती में इजाफे का बायस बनते हैं। खुदा का खौफ करो यार। अजीजी साहब, आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह अल्लाह करके दीवारें सारी साफ हो रही हैं। साफ नहीं, उस पे पेंटिंग्स हो गई हैं। हाँ तो वो अच्छी लग रही है ना। हाँ तो इश्तिहार नहीं अच्छे लग रहे होते। नहीं, वो बहुत बुरा लगता है। पेंटिंग्स तो बहरहाल, ये तुम्हें पता है बरतानिया में भी इंतहाई सख्त कवानीन है वॉल चॉकिंग के खिलाफ। लेकिन वहां पर भी इन कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है। खिलाफ वर्जी करता कौन है? वहां पे नारे नहीं लिखे जाते, वहां पे इश्तिहारबाजी के लिए दीवारें गंदी नहीं की जाती, शुगर का खात्मा वाले ना कुछ भी नहीं, किसी चीज का खात्मा नहीं किया जाता। चलो मीनारे पाकिस्तान ना बिल्कुल नहीं। मीनारे पाकिस्तान लंदन में कहाँ आ गया? उधर भी तो कोई ना कोई होएगा ही ना उनका। जिन लोगों को, जिन आर्टिस्ट हजरात को अपनी यानी प्रॉपर फोरम मैसर नहीं आता अपनी पेंटिंग्स का या अपने ख्यालात या अपनी जो अंदर की एक आवाज होती है उसको एक्सप्रेस करने का कोई प्रॉपर फोरम नहीं मिलता, तो वो उनमें से बाज मंचले ये करते हैं कि दीवारों पर पेंटिंग्स बना देते हैं। ये बहरहाल लेकिन इतना बुरा नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। अन्य वाकई तुम ठीक कह रहे हो। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, ये इश्तिहारों की वॉल चॉकिंग की वैरायटी इस कदर अजीब सी है कि बड़ी शर्म आती है। एक जगह लिखा होता है चलो चलो मनारे पाकिस्तान चलो, आगे लिखा होता है काले रंग को गोरा करने वाली क्रीम हर मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब है। उसके साथ लिखा होता है शुगर का खात्मा। उसके आगे ही आराम से लिख देते हैं अमेरिका का ये यार है, गद्दार है। अगर पाकिस्तान पे वॉल चॉकिंग पर नजर डाली जाए तो यूं लगता है कि इस वतन अजीज में दो ही मसाइल है, एक शुगर और एक काला जादू। हाँ, उसके साथ साथ रंग गोरा करना भी बड़ा मसला है। रंगत भी ये भी कोई छोटा मसला नहीं है। और शुगर और ब्लड प्रेशर का खात्मा भी एक बड़े मसाइल में शामिल होते हैं। तहकीक से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में इस गलत प्रैक्टिस का आगाज जो है वो अयूब दौर में हुआ था। जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली थी तो उस वक्त बाज तलबा तंजीमों की तरफ से अयूब के खिलाफ इस तरह की चॉकिंग, बल्कि एक बहुत जो अयूब के खिलाफ एक नारा था वो बहुत ज्यादा लिखा गया था और पूरे पाकिस्तान की दीवारों पे वो नारा नजर आता था। तो वहां से ये रिवाज निकला है और फिर चल सो चल, जिस नारे की वजह से अयूब खान साहब ने फिर छोड़ दी थी। बिल्कुल उन्होंने कहा था जाओ मौज करो ना पैसा। हाँ, और फिर उसके बाद तशहीर का आसान तरीन जरिया बन गया ये। सस्ता है ना वैसे भी, इंतहाई सस्ता, बल्कि मुफ्ती समझ लो। चाहिए क्या, एक कूची या एक वड्डी मसवाक, उसके साथ काला रंग, वो नहीं तो नील घोल लो। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग एमए कर रहे थे जर्नलिज्म में, तो उस वक्त हमें एडवर्टाइजिंग में एक मिसाल पढ़ाई जाती थी। उस वक्त दीवारें होती थी। सुनो मेरी बात। उस वक्त एक 20-25 साल पहले एक गंजपन के खात्मे की दवाई थी। अब वो दवाई कितनी इफेक्टिव थी ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन हमें मिसाल ये पढ़ाई जाती थी कि एक शख्स था वो बिल्कुल बेरोजगार था, तो किसी दोस्त ने कहा कि तुम कुछ भी गंजेपन की दवाई बना लो, जो भी उसमें मिट्टी आटा मिला के मिक्स कर लो और उसको दीवारें पाकिस्तान में भर दो
اور 10,000 रुपया लगेगा तुम्हारा इस पे, और 1,000 रुपए 9,000 रुपए तुम्हारे ये वॉल चॉकिंग पे लगेंगे, 1,000 रुपए की तुम वो दवाई बना लो। उस शख्स ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया इस बिजनेस पे, और देखते ही देखते 6 माह के अंदर उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब वो इस 1 लाख रुपए को कहीं और खर्च करने लगा तो उसी दोस्त ने मशवरा दिया कि इसमें से 90,000 रुपया तुम मुझे वॉल चॉकिंग के लिए दे दो और 10,000 रुपए की तुम दोबारा दवाई बनाओ अपनी। ये इस तरह उसने 1 लाख से फिर अगले 6 माह के दौरान 10 लाख रुपए कमाए। उस 10 लाख में से भी 90% उसने इसी वॉल चॉकिंग के लिए रखे। इसका मतलब ये है कि वॉल चॉकिंग का बहरहाल ये बहुत इफेक्टिव जरिया था। अब पता नहीं है या नहीं, लेकिन बहरहाल माजी में एक बहुत इफेक्टिव तरीका था और बहुत ही सस्ता था। है। ये तो अंग्रेज भी शुरू कर दे, उधर बरतानिया में कोची होती नहीं, इसलिए नहीं वो वॉल चॉकिंग करते। अंग्रेज की अगर तुम तारीख देखो तो 19वीं सदी के शुरू में यूरोप में जो वॉल चॉकिंग हुई थी वो टॉफीज और चॉकलेट के इश्तेहार के लिए की गई थी। अच्छा। वो वॉल चॉकिंग के सहारे उन्होंने ये सारी एडवर्टाइजमेंट की। सर यूरोप में तो कानून है ना इसके खात्मे के लिए, हमारे यहाँ पे क्या है? ना कानून है ना कोई सजा है। नहीं, खैर कानून तो है, सजाएं भी हैं, लेकिन कानून पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। बाकी चीजों की तरह हाँ। जैसे जितना को बाकी कानूनों पे अमल होता है, इस पे भी उतना ही अब होता है। कराची में कुछ अरसा पहले कराची कैंट के इलाके में एक शख्स को वॉल चॉकिंग पर 26 लाख रुपए जुर्माना किया गया था, लेकिन उसने एक सियासी जमात की आशीर्वाद हासिल कर ली और अल्टीमेटली हुकूमत पर इतना दबाव डाला कि वो 26 लाख का जुर्माना वापस हो गया। 26 लाख की जगह फिर 26 रुपए दे के उसको फर्क कर दिया। हाँ, अभी ये 1.5-2 माह पहले शहबाज शरीफ साहब ने डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल साहब को कहा था कि जिस इलाके में भी मुझे वॉल चॉकिंग नजर आ गई और अगर म्यूनिसिपल अफसरान ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो जिस इलाके में मुझे वॉल चॉकिंग नजर आई मैं उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन 1.5-2-2.5 माह गुजर गए, मेरा ख्याल ना किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और ना किसी अफसर के खिलाफ। अन्य कानून बनते हैं, यहाँ पे भी रौला भी एक दफा पड़ता है, हला होती है, उसके कुछ अरसे के बाद कानून को चौक के सजे खब्बे कर देता है। ऐसा ही है। वो जो बनाने वाले हैं वो भी चुप कर जाते हैं, वो कहते हैं अब कानून ही कहाँ ले गया तो अब क्या किया जा सकता। अजीज साहब, अब फिर इलेक्शंस आए खड़े हैं, अब फिर दीवारें वैसे ही काली हो जाएंगी। मेरा तो ख्याल है कि ये करना चाहिए कि जेड़ा बंदा अपने नाम लिखवाए ना दीवारों के ऊपर अपनी पब्लिसिटी के लिए, जो उम्मीदवार वॉल चॉकिंग कराए ना, अवाम को चाहिए कि उसे वोट ही ना दे। एग्जैक्टली। उसे कहे हमारी दीवारें गंदी की हैं, हमने तुम्हें वोट ही नहीं देना, चलो दौड़ो। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने लंदन से ब्रेडफोर्ड तक ट्रेन में सफर किया। देखो यार, राजा परवेज अशरफ साहब लंदन से ब्रेडफोर्ड रेलगाड़ी पे गए हैं सिर्फ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए। अच्छा, लंदन जाके अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाँ, उधर रेलगाड़ी चल रही है ना, इसलिए उधर जाके फिर करनी पड़ी है ना नुमाइंदगी, समझा करो। उन्होंने अब अहद कर लिया कि मैं अब अवामी सवारियां इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, वो तो मैंने सुना लंदन से पूछते रहे हैं कि यार तो चिंगची नहीं मिलता। फिर एक गोरे ने बताया कि भाई जी वो अंदरून लंदन से मिलता है। आप ये इस वक्त लंदन के जोहर टाउन में फिर रहे हैं। फिर सिर्फ अवामी सवारियां इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने एक अंग्रेज से भी कहा, मिस्टर माइकल गिव मी योर साइकिल। उसे साइकिल लेके भी चलाई है। अच्छा। फिर उधर एक अंग्रेज रेडी पे सब्जी बेच रहा था, उसके करेले पड़े काट के तो रेडी पे बैठ के मैं थोड़ा सा सफर किया। फिर उधर ये भी पूछते रहे हैं कि खोती रेडी कहाँ से मिलेगी। अच्छा। क्या जी कि खोती रेडी तो नहीं, ज्यादा इधर खोतियां ही फिर रही होती, खोती रेडी नहीं मिल सकती यहाँ। फिर आक के बेचारे रेलगड्डी में बैठे हैं। रेलगड्डी अपनी के गिजे हुए थे, रास्ते में अंग्रेजों से कह रहे थे यार भूख बड़ी लगी है, वो नान टिक्की आला नहीं चाट रहा गड्डी। और फिर एक अंग्रेज ने कहा कि भाई नान टिक्की इधर नहीं बिकती, कुकड़ दाल बिकती है। वो पिछले डब्बे से आवाज आ रही है कुकड़ दाल। फिर राजा साहब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए लंदन से ब्रेडफोर्ड तक रेलगाड़ी से कुकड़ दाल खरीद के तू में डाल के खाते रहे। फिर ब्रेडफोर्ड पहुंची है तो उधर से ब्रेड खरीदी है और जाके हलीम वाले से कहा कि माइकल प्लीज forcefully चम्मच ऑफ हलीम ऑन माई ब्रेड।
फिर उसने जोर से लीम का चमचा मारा, वो उधर बैठ के खाते रहे। इतनी सख्त नुमाइंदगी की है उन्होंने आवाम की। बिल्कुल। 2-4 दिन ये प्रैक्टिस इस्लामाबाद में भी करके देखें ना। इधर रेलगाड़ी ही वो बंद करा गए हुए हैं, तो उधर क्या प्रैक्टिस करें। जापान में ऐसी अनोखी सड़क बनाई गई है जिस पर गाड़ी चढ़े तो म्यूजिक की आवाज निकलती है। देखें। वाह जी वाह, उधर के तो फिर सिंगरों को अब म्यूजिशियन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। क्यों? जिस तरह इधर के सिंगर बेचारे तबले बाजे वाले ढूंढते रहते हैं, उधर तो जिसने भी फंक्शन करना होता होगा ऑडियंस को कहता होगा आ जाओ यार म्यूजिक वाली सड़क थे। यार इस तरह की सड़कें अगर इधर बन जाएं, हाय 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 हाय, जिसके ऊपर ऐसे गाड़ी चढ़ाएं तो वो गाना शुरू हो जाए। बल्ले बल्ले बल्ले, रहमान मलिक साहब उस सड़क पे चढ़े, साथ ही बीच में से गाने की आवाज आए, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। ऊपर से मलक साहब कहें मैं मोबाइल बंद करा दूंगा तुम देखते रहियो, मैं सिम में बंद करा दूंगा तुम देखते रहियो। डॉक्टर फरदौसा शकवान साहबा की गाड़ी जो हुई उस सड़क पे चढ़ेगी, गाना निकलेगा, बोली हुई हुदासता गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। अमीर मकाम साहब जब गाड़ी लेके आएंगे, टायर अभी उस सड़क के करीब होंगे ही तो बीच में से गाना निकल आना है, ना जा ना जा ना जा ना जा मेरे ढोल जानिया, मैं तेरे तरले पानिया ना जा। और अगर अमीर मकाम साहब भाई ना आए, उन्होंने गाड़ी अपनी चढ़ा दी उस सड़क पे, तो फिर सड़क गाना गाएगी, फिसली में फिस गई हो, फिसली में फिस गई हो जाने, जिस माही ने टोए पाए हो जवानी माने, फिसली में फिस गई हो, फिसली में फिस गई हो जाने। यार मैं सिंगिंग करता हुआ कहीं चंदा मांगने वाला Too realistic. Really? Oh, I am singer. Yes. Good. लो जी, बिलावल भुट्टो यरदारी की गाड़ी जब उस सड़क पे चढ़ेगी तो गाना क्या निकलना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। यार नहीं यार, तुम गलत कहते हो, रियलिस्टिक चंदा मांगने वाला ही लगता है। यही मैंने अर्ज यही तो कह रहे किया कि 100% चंदा मांगने वाले लगते हो। अंग्रेजी में कहा यार, वेरी बैड यार, हाथ धो गई है तुम्हारे वाली। ये शबाज शरीफ ने जब उस सड़क पे गड्डी चढ़ानी है तो सड़क ने कहना शुरू कर देना, माही वे नामा पुल ना पावे, लाहौर दे सजना लम्बिया ने सड़कां पुल प्यार दे। कराची के चिड़ियाघर में आज राजा नामी बब्बर शेर की 20वीं सालगिरह मनाई गई। पता चला तुम्हें, राजा बब्बर शेर जो है उसकी सालगिरह मनाई गई है। तुम्हें तौफीक होती है कि किसी की खुशी कमी में शरीक हो जाऊं? सीधा मैं गया हूँ उसके पास। अच्छा, वाकई गए? हाँ, मैं तो गया हूँ उसे हैप्पी बर्थडे टू यू कहने के लिए। मैं जब गया हूँ थोड़ी देर बाद मेहमान ममून आए हुए थे, मैं भी लेट ही था यार। उसने बस वो चॉकलेट गोश्त काटा ही है तो मैंने खाया। तो अजीज साहब वहाँ पर रुके क्यों नहीं? बस मैं उसे कह रहा था कि यार पका के काटो गोश्त को, कह रहा था हूँ तेरे कल्ले वास्ते पकाइए, मेरे सारे परौने कच्चा खाने वाले। लड़ाई भी उधर शुरू हो गई ना। क्यों? बस मुझे कहता मेरा शनाख्ती कार्ड बनवा के दो, मैंने वोट डालना है। उधर से चाचा रेशम नशई आदमी है, वो नहीं बाहर आता, ना ही किसी से डरता है। अच्छा। वो उधर से ऊंची ऊंची शुरू हो गया, कहना बकवास कर देना मराज, कदों 20 साल दा होया शोगा जी ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਲਗਿਰਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾ ਮਰਾਦ ਨੂੰ ਹਲੇ 6.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਐਡਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦੇ ਕੋ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਖਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਖਾਲਾ ਏਡੀ ਕੂ ਮਾਮਾ ਏਡਾ ਇਹ ਨਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤੇ 2 ਵਿਆਹ ਸਨ। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा यार, एक बात तुम महसूस नहीं करते कि हमारे माशरे में नाना नानी दादा दादी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी अहमियत तेजी के साथ कम हो रही है? होए 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 वो नजर भी नहीं आ पाते। पहले नजर आते थे, अब पता नहीं को पिछले अंदरों में जो पीछे को डार्क रूम होता है ना उधर उनको बिठा छोड़ते हैं। पहले वो बाकायदा घर के आगे मुंह मथा होते थे वो बुजुर्ग। बिल्कुल, यानी सबसे पहले जो घर में दाखिल होता था उसका इस्तकबाल बुजुर्ग किया करता था। नहीं जी नहीं, उसको भी जाके पहले बुजुर्गों को हाजिरी देनी पड़ती थी। सारी चीजें उन बुजुर्गों के गिर्द ही घूमती थी। अगर कोई दादा दादी या नाना नानी घर में हैं तो उन्हीं के गिर्द सब कुछ घूमना है, उन्हीं के गिर्द घर के प्रोग्राम शेड्यूल, उन्हीं के गिर्द सारी रस्म और रवाज, हर चीज उन्हीं के करीब होती थी, उन्हीं की इजाजत से और उन्हीं के सामने होती थी। अच्छा, इन बुजुर्गों का वजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, ऐसा नहीं है यूरोपीय माशरे की तरह कि हमने उनको घरों से निकाल दी है, लेकिन हमारे जहन के किसी नहा खाने में बात जो एक जज्बा छुपा होता है वो ये नहीं है कि ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा है हमारे बुजुर्ग, बल्कि ये है कि ये इनको अपने घर में रखना बरकत के लिए जरूरी है। यानी सिर्फ हमने उनको बरकत के लिए घर में रखा हुआ है, जो यानी बहुत संजीदा किस्म के बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं फैमिली के या हमारे बिजनेसेस के या हमारी जाती जिंदगियों के, वो हम बहुत कम शेयर करते हैं बुजुर्गों के साथ। हाँ, उनको हमें टेप रिकॉर्डर समझते हैं कि ये ऐसी एक टेप रिकॉर्डर है जिनमें से दुआएं निकलती रहती। हाँ बिल्कुल, यानी दुआओं के लिए बरकत के लिए रखा होता है। और हमारे ज़हन में ये भी होता है कि ये बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड है, इसके अपने तकाजे हैं, नया माशरा है, नई दुनिया है, और ये पुराने वक्तों के बुजुर्ग हैं, इनको नई हकीकतों का इदराक नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि परले दर्जे की ज्यादती है। अच्छा, वो भी समझ भी रहे होते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं घर वाले हमारे बच्चे जो हैं, और वैसे भी अगर उनसे उनको ये इल्म ना भी हो कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, फिर भी उनका फैसला बेहतरीन होता है। तो इतनी जो अगर हम जुर्रत कर लें या तकलीफ कर लें कि उनको हर काम के लिए पूछ लें कि आप बताएं जी कि हम ये वाला रिश्ता करें या ना, आप बताएं आज क्या पकाया जाए, आप बताएं जरा कि इन गर्मियों में कहाँ चले। उन बेचारों ने कितनी इतने में वो खुश हो जाते हैं, ऐसा खुश हो जाते हैं यार। और कुछ तो उनकी उम्र से चुलड़ियां पड़ी होती हैं, कुछ उनकी हंसी से मुंह कटा हो जाता है, इतने प्यारे लगने लग जाती हैं वो खुशी से। बिल्कुल, लेकिन होना ये चाहिए कि हम रस्मी तौर पर बुजुर्गों से मशवरा ना करें। जब हमने मतलब अगर बच्चों के कहीं रिश्ते करने हैं तो सिर्फ एक रस्मी किस्म की मंजूरी के लिए बुजुर्गों के पास चले जाएं, जनाब हमने बेटे या बेटी का फलां जगह पर रिश्ता तय कर दिया, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, उन्होंने एक जिंदगी गुजारी हुई है, हमें इस बात का कहीं दिल से इस बात पर यकीन होना चाहिए कि उनका तजर्बा हमसे ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा अक्लमंद है। हमें ये बात दिल से तस्लीम करनी चाहिए और फिर उनके सामने सारे मामला रखने चाहिए और उनको फाइनल अथॉरिटी देनी चाहिए कि फैसला आपने करना है। हाय 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 हाय, अल्लाह मुझे माफ कर दे और हम सबको माफ कर दे अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को। मैंने तो कई जगहों पे ये भी देखा कि घर में कोई मेहमान शमान आ गए हैं ना तो बुजुर्ग की इज्जत करनी शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, वो जब मेहमान चले गए हैं तो बुजुर्ग को पूछ ही कोई नहीं रहा, सिर्फ दाद लेने के लिए बुजुर्ग की इज्जत कर दे। यार ये कौन सी इज्जत है भाई? यार मुझसे क्यों लड़ रहे हो? और तुम बुजुर्ग हो ना, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए जोर दे रहा हूँ इस बात। अच्छा सर, यूथ की जो सोच है ना वो ये समझते हैं कि जो उनके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है वो शायद पुराना हो चुका है। अगर और जो तुम ये कह देती कि सर ये यूथ की जो सोच है ना, मतलब नहीं सॉरी, यूथ की जो सोच है, मैं भी अपने आप को निकालती हूँ इससे। ठीक जो है, यूथ की सोच है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये यूथ है तो फिर तुम नहीं हो। आप लड़ाई मत करवाएं बीच में। नहीं ऐसा नहीं, यार ऐसे नहीं करते। जो बात कर रही है लड़की अक्लमंद है, वो बताओ यूथ का क्या कह रही थी? यूथ यही कहता है ना कि छोड़ दो, तुम यूथ खुद बता देती है।
یہ بزرگوں کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا خرچہ بچتا ہے. ایک بزرگ گھر میں اس طرح کا بیٹھا ہو, آپ کو ہر بیماری, ہر تکلیف جو آپ کی صحت کے حوالے سے ہے اس کا علاج بیٹھے بیٹھے ہی بتا دیتا ہے. فوراً سے پہلے اب مجھے دانت میں درد ہو رہی ہے, ادھر آئے نا پتر ہے, کہڑے دانت چر درد دی, آپ پچھلے دانت چر, اور تو میرا پتر ایک لونگ لے کے اس کو رکھو دانتوں میں اور دانت دبا کے رکھو, کچھ دیر کے لیے گندا پانی منہ سے نکلے گا, تمہاری درد ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کہیں جی یہ بچے کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, انہوں نے کہنا ادھر ہے میرا پتر, ادھر سے جا کے سونف پانی میں ڈال کے تو اس کو ابالو اچھی طرح, اور 2-3 لاچیاں بھی ڈال لینا, اس کو سونف اور الائچی والا پانی پلاؤ, اس کا پیٹ درد ٹھیک ہو. اچھا, جو تیسری نسل ہے یعنی بچے ہمارے, ان کا اپنے نانا نانی اور دادا دادی کے ساتھ ایک اور رشتہ بھی ہے, وہ ہے رازداری کا رشتہ. وہ بڑا خوبصورت ہے, یعنی کئی جو سیکرٹس ہیں وہ ماں باپ کو نہیں پتا ہوتے لیکن بزرگوں کو پتا ہوتے ہیں, اور بچوں کو بزرگوں کا پتا ہوتا ہے. اگر بزرگ جو ہے وہ شوگر کے مریض ہیں لیکن چھپ چھپ کے انہوں نے مٹھائی کھانی ہے, تو یہ بات بچوں کو پتا ہوتی ہے, بچے بلیک میل بھی کرتے ہیں. یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بزرگ خراب ہو جائے تو وہ بچوں نے خراب کیے ہوتے ہیں, اگر بچے خراب ہو جائے تو وہ بزرگوں نے خراب کیے. کبھی بھی نہیں ہوتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بڑے خوبصورت قسم کے سویٹ قسم کے سیکرٹس ہوتے ہیں. خراب ہونے والی بات ہے نا کہ ڈاکٹر نے شوگر والے مریض کو منع کیا ہوا مٹھائی نہیں کھانی, تو بچے اس کو مٹھائی کھلا رہے ہیں نانے کو یا دادے کو, اس کے عوض کچھ فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں. بالکل. ایسے نویں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. عزیز صاحب مزیدار حسب ڈاک کے لیے تیار ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی, کیوں نہیں, بسم اللہ شروع کریں. عبید فیصل آباد سے لکھ رہے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام عبید صاحب, کیا حال چال ہے جناب علی؟ ڈیر عزیزی صاحب, میں پچھلے دنوں ایک شادی میں گیا تھا. تو آپ اگلے دنوں کیوں نہیں گئے تھے؟ پچھلے دنوں تو نہیں جاتے جائے. کہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصل آباد میں کہہ رہے ہیں, میں پچھلے دنوں ایک شادی میں گیا, وہاں راجہ ریاض صاحب بھی انوائٹڈ تھے. میں انتظار کر رہا تھا کہ روٹی, رحم کرے شادی میں بلانے والوں. سنیں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں, میں انتظار کر رہا تھا کہ روٹی کھلے گی تو سب سے زیادہ راجہ صاحب کھائیں گے, مگر عزیزی صاحب وہ بنا کھائے پیے ہی چلے گئے. یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کسی اور شادی پہ جانا. یا یہ مسئلہ تو یا پھر دیگوں میں بچوں نے ریت ڈال دی, کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے. یا ظاہر ہے کسی اور شادی پہ ان کی کمٹمنٹ ہوگی, انہوں نے سوچا ہوگا اگر ادھر سے جا کے نہ کھاؤں گا تو ان کی 9-10 دیگیں میں ضائع ہو جائیں گی, مجھے ادھر ہی جانا چاہیے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں قمر سکندر نے لکھی ہے, لکھتے ہیں آداب حسب حال, میرا تعلق انڈیا کے شہر دہلی سے ہے, مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. جنید صاحب آپ کی سوچ اور اردو بہت اچھی ہے, میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. عزیزی صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں اسی سے سیکھیں جی. آپ سنیں, اتنی پیاری بات, انہوں نے اتنی پیاری آپ کے مطلب کی بات لکھی ہے. کہتے ہیں عزیز صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اتنے ہی معصوم ہیں؟ خدا آپ تینوں پر اور پورے پاکستان پر اپنی رحمت کرے. یہ مجھ سے پوچھو یہ کتنا معصوم کہ آپ کو معصوم کہہ رہے ہیں. معصومی یار کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ صرف ایک جگہ پہ معصوم ہوتا ہے, ڈائننگ ٹیبل پہ. کہتے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کھا رہا ہوں, کتنا کھا رہا ہوں, اس وقت یہ معصوم ہوتا ہے. اللہ لوگ بنا ہوتا ہے. سمجھ آتی بندے کو, ایسی کون سی بات ہے؟ بالکل صحیح ہے جی, بالکل صحیح ہے. میں تو اتنا معصوم میں نے روٹی کے ساتھ کئی دفعہ چاول کھا لی. اتنا میں معصوم, یقین کرو تم, ہنسی نکل جاتی ہے میری بات میں کہ یار یہ میں نے کیا کیا. میں نے سارا چرگا چلو اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھ ہی لیا تھا, وہ ختم ہوتا تو دوسرا اٹھاتا, میں کہتا ہوں کہ یار وہ اکیلا ڈر نہ رہا ہو, اس کو بھی ساتھ ہی رکھ لو, 2 چرگے پلیٹ میں رکھ لو. ماشاءاللہ. اچھا جی, لاہور سے ہمیں محمد یاسر لکھتے ہیں, سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیزی صاحب میں نے آپ کا سکوٹر دیکھ کر جنید صاحب کے لیے بھی ایک سکوٹر ڈیزائن کر دیا ہے تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں. تصویر بھیجیے, دکھاؤں؟ دکھائیں یار, دکھائیں کون سا سکوٹر ہے ان کا. یہ لیں. بہت اچھے. یہ کون سا سکوٹر ہے بغیر پہیوں کے؟ بیچارہ سویرے سکوٹر پہ بیٹھے رات کو گھر پہنچنے کی بجائے ادھر ہی کھڑا ہو. آگے ویسے لیپ ٹاپ انہوں نے لگا دیا تمہاری مرضی کے مطابق, اور پیچھے فائلیں بھی رکھ دی ہیں. بالکل.
ادھر بیٹھ کے گھر سے ہی تم ویسے پروگرام کر سکتے ہو. اچھا جی قصور سے لکھتے ہیں محمد ابو بکر. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. عزیزی صاحب مجھے حسب حال کا تو تو میں والا سیگمنٹ بہت پسند ہے. بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی. ویسے بھی ایسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے دانشوروں کے ساتھ تو میں کرنے کی. مگر ایک بات نوٹ کی ہے کہ ناجیہ نے کبھی آپ کی فیور نہیں کی بلکہ ہمیشہ جنید بھائی کو فیور کرتی ہیں. کیا یہ آپ کے دانش سے متاثر نہیں ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ابھی 5 منٹ پہلے تم نے کہا تھا کہ بہت سمجھدار لڑکی ہے. یہ نازیہ نہیں سمجھدار ہے, تو میں پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے, اس وقت بیوقوف ہو جاتی ہے. اس کو چاہیے کہ بڑی جوان مردی کے ساتھ یہ کا ساتھ دے. جوان مردی کہہ گیا ہوں, جوان عورتی کے ساتھ. اچھا جی حمیرہ راول پنڈی سے لکھتی ہیں جی حسب حال ٹیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. ہم طویل عرصے سے حسب حال دیکھ رہے ہیں اور ایک بات ہمیشہ نوٹ کی ہے کہ سردیوں میں ناجیہ اور جنید صاحب نے تو کوٹ اور سویٹر پہنا ہوتا ہے مگر عزیزی صاحب نے سردی سے بچنے کے لیے کبھی کچھ نہیں پہنا ہوتا. بس لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں اتنی ٹھنڈ لگتی. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. آپ کو سردی نہیں لگتی؟ نہیں لگتی. بس جنگ بچے دیکھو نا اسی طرح کھیل کود میں ذرا جسم گرم رہتا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہو میرا. اچھا جی اگلی میل ہمیں اسامہ نے گجرانوالہ سے لکھی ہے. لکھ رہے ہیں سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. جنید انکل آپ کو ایک تصویر بھیج رہا ہوں, دیکھیے عزیزی صاحب کیا کر رہے ہیں. اچھا جی اللہ خیر کرے. بکرا سے کر رہے ہو. یہ کب کیا عزیز صاحب؟ یہ تصویر نہیں ہے, یہ میرا گجرانوالے کا ڈومیسائل ہے. ادھر ڈومیسائل ایسے ہی بنتا ہے. ڈومیسائل میں جتنی دیر تک بگرا کوئی یبا کرنا کوئی گوشت تکے کواب نہ ہو تو لوگ مانتے نہیں کہ یہ گجرانوالہ کا ڈومیسائل ہے. یہ لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین حکومت, حالات, وقت سب کچھ بدلتا ہے, نہیں بدلتا تو ہمارے غریب کا حال. ان غریبوں کا اسی غربت کی چکی میں پستہ نمائندہ فیکا. اوہے 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 یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ ادھر کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ وہی ہو تو وہ پرانا گھر کدھر گیا آپ کا؟ بدل دیا نا. نیا سیٹ ہے یار. امانچے وہ پرانا گھر سارا گرا دیا. اس کو کیا ہوا تھا؟ اتنا ودیا تھا وہ بھی تو اس کو گرا کے یہ بنا دیا. یہ اچھا نہیں لگ رہا. یہ بھی بہت پیارا ہے. اس میں تو ہوا راوی ہے. ادھر اس میں مچھلیاں ہیں. نہیں فیکے اس میں مچھلی نہیں ہے. تو پھر اس میں دعانے ٹھنڈی کر کے کھاتے ہو. یہ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ ڈیکوریشن ہے نا یہ والی. اچھی نہیں لگ رہی. بہت پیارا ہے نا. وہ ادھر آپ لوگ ٹیوشن بھی پڑھاتے ہو. رجاق صاحب کے گھر بینچ پڑا ہوا ہے, ادھر بچے بیٹھ کے ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں ٹیوشن. اچھا. رجاق صاحب 1000 روپیہ لیتے ہیں ایک بچے سے. واہ. ان کا بڑا کام چل گیا ہوا ہے. شروع میں کہتے تھے کہ 3-4 بچے آتے ہیں, اب تو 27-28 بچے ہوتے ہیں ان کے گھر. واہ. ان کے گھر اب اس طرح کے 3-4 بینچ پڑے ہوئے ہیں. اچھا تو پڑھنے جاتے ہو؟ میں نہیں جاتا. کیوں؟ میں تو فیکٹری میں کام کرتا ہوں. اچھا. وہ میں پہلے پڑھتا ہوتا تھا نا, اس کے اوپر آ جاتی ہیں. ہاں پاؤں اس پہ رکھے نا. یہ ادھر سے میں گیا تھا. جی. واہ جی واہ, یہ تمہاری دکان ہے. گلا کدھر رکھا ہوا ہے؟ یار بیٹھو. ادھر گلا پیسوں والا نہیں رکھتے. اچھا یار بیٹھو تو صحیح نا. جو بھی گھر بناتا ہے ادھر اپنی دکان لا لیتا ہے یہ جنید صاحب.
मुझे ना उधर हम गए थे ना शालीमार बाग में। अच्छा। हमारी जब छोटी फूफू आई थी ना फैसलाबाद से, फिर अब्बा में लेके गया था। अच्छा। हाँ, और उसके पुत्र पोलार पप्पू दोनों आए हुए थे। अच्छा अच्छा। उधर हमने ये देखा था फुआरा। हाँ वहाँ पे है ना। तो ये चलता रहता है। हाँ चलता रहता है। तो इतना पानी टूटी खुली रोड ना रहता है। नहीं पीके, ये एक ही पानी सर्कुलेट करता है। हैं? लो जी, मैं तो जरा को भी फैक्ट्री से लेट होता हूँ तो मुझे हाजी साहब बीती करती है, ये सारा दिन ही सर्कुलेट होता है। अम्मा कहती है कि पानी ऐसे रोडदार रहे ना तो गुनाह होता है। हाँ बिल्कुल। आप लोग बड़े अमीर हैं, क्यों? आप तो हर साल ही नवा मकान बना लेते हैं। मैं हमारे घर की तो जो लैटरीन है ना, उसकी छत का बाला गिर गया हुआ है, ओहो। खादा गया था, कीड़ा लग गया थी। अच्छा। तो वो फिर बारिश हुई थी ना तो सारी छत ही रुड़ गई थी, खराब हो गई है। हमने ऊपर छापर बांधा हुआ है, अब उसके ऊपर प्लास्टिक। अच्छा। हम तो छाती नहीं दिलवा सक रहे उसकी। आप रोजी मकान नवा, रोजी मकान नवा, वाह जी वाह। आपकी भी फैक्ट्री है? बाबा ये सेट है सिर्फ यार। हाँ। साडो, हाँ। वाह जी वाह। इधर शेल्फों के ऊपर पांडे नहीं सेट किए आपने? नहीं पीके, इधर कुछ भी सेट नहीं करना। इधर मेरी अम्मा ने अपने बोची खाने में इधर इस तरह की शेल्फों के ऊपर ना कबाड़ रख के तो ऊपर बर्तन मुद्दे मारे हुए हैं। अच्छा। ये क्या है? ओहो फीके, ये रख दो, डेकोरेशन है, टूट जाएगा। चुराई है, चुराई। हाँ हाँ सुनाइए। वाह जी वाह। हम लोग ना अब इस दफा हमारी कमेटी निकलेगी ना जब, अब्बा कह रहा था, तो फिर हम लैटरीन की छत डलवा लेंगे। पहले अब्बे ने 1200 की वो लोहे की चादर ला के तो डाली थी। अच्छा। तो हनेरी आई तो वो ओढ़ के नीचे गली च डिग पई। ओहो। उधर से जा रहा सी सदीक मुंशी, अच्छा। वो जो साथ वाली लोहे वाली मिल का मुंशी नहीं है, वो नीचे से गुजर रहा थी तो उसके आगे चादर डिग पई सी जाके। उसने फिर अब्बे को फड़ के बहुत गालियां निकाली। कहता जब मेरे शेर चबाजी दी थे, मेरा तो शेर ही चीरिया जाना थी। अब्बा कहता हमने तो ऊपर लैटरिन के ऊपर रखी हुई थी, हमें क्या पता है खुद ही उड़ी है। तो आगे से सीधा ही कहता है तो केले तेरे पियो ने लाने सन। मेरे पियो को कहता पूतनी दा, तो जाते हुए चादर साथ ही ले गया था। कहता चादर मंगी ना तो मैं तुहाडे से पर्चा भी करावांगा। फिर अब्बा चुप कर गया बेचारा। अब कहते हैं कमेटी निकलेगी तो हम लैटरिन की छत भी डलवा लेंगे। कितने की कमेटी डाली हुई है? 20 रुपये रोज की। अच्छा तो टोटल कितनी बनती है? 9000 रुपया महीना निकलता है। अच्छा। हाँ हाँ, पिछले दिनों जब अब्बा बीमार हुआ था ना, तो 3-4 दिन मैं कमेटी नहीं ना देने गया, ते खान कहता कि उन्हें तो कमेटी भी नहीं देनी, मार लांगा फिर मैं पैसे अबरार खां। फिर मैंने अब्बे को बताया, अब्बा कहता तू ही कहना दवाई लाया, दवाई लाया, जाओ दफा हो मर जाके कमेटी दे उन्होंने। फिर मैंने इकट्ठे 80 रुपये दे दिए थे। ओहो, तो तुम 20 रुपए भी नहीं यौमिया निकाल पाते? लो जी, 20 रुपए थोड़ी होती है बड़ा सेठ। 20 रुपए से सारा हमारा घर रोटी खा लेते। 5 रोटियां आती है, 4 रुपए की रोटी है। 20 रुपये की रोटियां ले आके हम अम्मा ऐसे दोरी में मिर्चें कोटे तो सारे रज जाते हैं। मुझे 2 रोटियां देती है, अम्मा कहती है तू काम ते जाना होता है, तो 2 मैं खाता हूँ, एक मेरी बहन नन्नी खाती है, एक अब्बा खाता है, एक अम्मा खाती है। फिर कई दफा नन्नी कहती है ना मैंने 2 रोटियां खानी है, फिर अम्मा उसको 4 देती है। अम्मा कहती है राम काटी
ਐਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਬ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ मैं अपनी बहन को आधी रोटी दे देता हूँ, फिर हम दोनों डेढ़ खा लेते हैं। अमन को तो गुस्सा ही चढ़ जाता है, लड़ दिए हुए मेरे नाल कहती है पुत्र तू रज के खाएगा ते असी रोटी खावांगे ना, काम ते जाएगा खा के ते फिर ही साडी रोटी लेके आएगा। मैं क्या मैं तुम क्यों घबराती हो, रोटी तो अल्लाह देता है, रोटी तो अल्लाह सबको देता है, गरीब तक रोटी पहुंचेगी, सब रोटी खाएंगे। अगो मां कहती चल वे काम ते दा तू बड़ा पुटो दा पुत्र। नाज़रीन ये सब कुछ था हस्बे हाल। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।